हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है RTE 2009, या जिसे मैं हिंदी में बोलूं तो आप लोगों के सामने ये रहा शिक्षा का अधिकार 2009। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक फील्ड में है, चाहे वो आप अगर बात करें एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका टेट सी टेट या बीटीसी से रिलेटेड हो। हर एक एग्ज़ाम में आरटीई और इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे अगर इसके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए, तो हम इसे आसानी से कर पाएँ। तो देखते हैं आखिरकार आरटीई है क्या और इसका क्या है प्रारूप, इन सब के बारे में हम लोग आज पूरी अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अब लागू करने से पहले इसकी हम लोग रूपरेखा सुन लेते कि आखिरकार ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें आरटीई लाना पड़ा। तो सबसे पहली बात ये थी कि 2007 की अगर मैं बात करूं तो 2007 के टाइम पर एक, जैसे कि इंटरनेशनल जितनी भी सारी की सारी इंटरनेशनल जो संस्थाएं होती हैं वो रैंकिंग निकालती हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कौन कितने नंबर पर है। तो शिक्षा और विज्ञान, कला, इन सब के क्षेत्र में भारत का टोटल 200 में से 149वां नंबर था। हम मतलब टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 तो छोड़िए, हम टॉप 100 के अंदर भी नहीं थे। हमारी शिक्षा इतनी ज़्यादा बेकार थी 2007। उस समय हुआ क्या कि इसकी रूपरेखा उसी समय से तैयार करना शुरू कर दी कि आखिरकार रैंकिंग 149, 150, 148 ऐसी रैंकिंग आ क्यों रही है, इसके क्या कारण हैं। तो फिर इसके कारण कई सारी कमेटियां बनाई गई और उस पर सुझाव रखे गए। तो 2009 के अंदर हमें ये लगा कि हमारी सबसे बड़ा कारण यही है कि जो गांव देहात या जो क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जो कि अपना डेली वेजेस के जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बजाय पढ़ाने के ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जाए और काम करे और वो अपने लिए रोटी कमा के खुद से लेके आए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी, तो फिर वहीं से चालू कर लिया है उन्होंने कि अब हम क्या करेंगे, इसको एक अधिकार के तौर पर लेकर आएंगे। तो 2009 में जुलाई के अंदर 2 जुलाई और 20 जुलाई, दोनों जुलाई के अंदर इसे दोनों सदनों में पेश किया गया। पहले उच्च सदन और पहले निम्न सदन जो कि हमारी लोकसभा है उसके अंदर इसे पेश किया गया। उसके बाद फिर उच्च सदन जो कि राज्यसभा है उसमें पेश किया गया और आखिरकार अगस्त के अंदर इसे एक कानून के तौर पर, एक अधिकार के तौर पर, एक लॉ के तौर पर ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही हो गया। अब बात यह है, किसी भी चीज़ को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इसके अंदर था क्या। तो सबसे पहली बात ये थी कि इसके अंदर क्या था कि बच्चों को, जो कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, हालांकि उससे छोटे बच्चे के लिए आंगनवाड़ी भी बनाए रखा था, तो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे, उन सभी को माध्यमिक वर्ग तक की शिक्षा, यानी कि जूनियर लेवल तक की जो हमारी पढ़ाई थी वो उन्हें मुफ्त में दी जाए। कैसे दी जाए? मुफ्त में। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ये अधिकार दिया गया, ये उनको कानूनी तौर पर, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर इसे जोड़ा गया और ये बच्चों को अधिकार दिया गया कि जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक हैं उन सभी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी विद्यालय में जाकर, जो कि सरकार द्वारा संचालित है, उस विद्यालय में जाकर अपना एडमिशन करवा सकता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है जूनियर लेवल तक की। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल का है। अब इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल का है, वो एडमिशन नहीं ले पाए किसी परिस्थिति में, तो क्या वो 8 साल का होने के बाद जा सकता है स्कूल? तो हाँ, जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कौन सी कक्षा में जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये भी बनती है ना कि वो कौन सी कक्षा में जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक का जो उसे अधिकार मिला हुआ है, अगर वो 8 वर्ष का है, कायदे से देखा जाए तो 6th क्लास में उसे सिक्स्थ में, मतलब अगर वो देखा जाए 6 साल का है तो उसे 1st क्लास में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो आगे देखेंगे हम लोग, 7 साल में उसे दूसरी क्लास में होना चाहिए, 8 साल में उसे तीसरी क्लास में होना चाहिए। तो यही है कि यदि कोई बच्चा, मान लेते हैं वो शिक्षा किसी वजह से नहीं पूरी कर पाया, तो 8वीं साल में कायदे से, जैसे 6 साल का पूरा हो गया तो अब 7वीं में चल गया, तो 7वीं साल में वो पहली कक्षा में होना चाहिए और 8वीं में जो साल में चलेगा तो उस 8वीं साल में वो दूसरी कक्षा में होना चाहिए। तो होता क्या है कि उसे एडमिशन तो 2nd क्लास का ही मिलता है, लेकिन
स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने तक जो फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस है उसे वो कंप्लीट करवाया जाता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 साल का, 12 साल का या 14 साल का बच्चा है तो 14 साल का बच्चा वो सीधे जाके पहली क्लास में बैठेगा, तो ऐसा नहीं है। वो 14 साल का है तो वो बैठेगा 8वीं में ही, हालांकि इतना ज़्यादा वो लोग भी नहीं बोलते, जनरली सभी बच्चे आजकल अब स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा 8 या 9 या 10 साल का है तो पिछले उसकी उम्र के हिसाब से 6 साल का पहली क्लास में, 7 साल का दूसरी क्लास में, 8 साल का तीसरी क्लास में ही होना चाहिए। तो वो उस क्लास में उसे डाल देते हैं, और जो भी कमियां होती हैं पहली क्लास में उन्हें पढ़ाया गया होता है बच्चों को, तो उसे 1 या 2 महीने के अंदर उसे कवर करवाया जाता है ताकि उसे आगे की कक्षाओं में दिक्कत ना हो। लेकिन उम्र के हिसाब से ही उसे कक्षा के अंदर डाला जाता है, ना कि वर्ग के हिसाब से। आई होप समझ आया होगा ये। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो इसे लागू करने वाला भारत 135वां देश था। मतलब कि इससे पहले भी कई सारे देशों में ये जो शिक्षा का अधिकार है वो पहले से ही है। तो काफ़ी लंबा समय लगा, हालांकि 2009 में ये अधिकार बनाया गया है एक तरीके से, 2009 के अंदर, बल्कि एंड ही मान लीजिए जून जुलाई में पारित हुआ, अगस्त में जाके उसे पूरी तरीके से मंजूरी मिली। तो 135वां देश था भारत जिसने ये शिक्षा का अधिकार लागू किया बच्चों के लिए। आगे जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी कानून बनाते हैं तो कोई ना कोई संविधान का संशोधन तो करना ही पड़ता है। तो ये संशोधन था 86वां संशोधन। कौन सा था भाई? 86वां संशोधन। ये मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं कि किस संशोधन के तहत आपका जो है शिक्षा का अधिकार लाया गया। तो 86वें संशोधन के तहत भारत कौन सा देश था उस समय? 135वां देश था भारत। दूसरी बात, किस आर्टिकल में इसको रखा गया? तो ये फंडामेंटल राइट है 21, उसके अंदर सब पार्ट है 21A, जिसके अंदर आपको ये राइट दिया गया कि बच्चा जो 6 से 14 साल तक का है उसे कोई भी शिक्षक मना नहीं कर सकता अपने स्कूल में दाखिला देने से, किसी भी परिस्थिति में। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, पार्ट पूछे, पार्ट कौन से पार्ट में है, तो ये बात याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट जो है आपके पार्ट 3 में आते हैं, तो ये आपका पार्ट 3 में आएगा। अब शिक्षकों के लिए क्या था इस आरटीई के अंदर? तो दरअसल शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर आप जितने भी शिक्षक हैं, आप सभी लोग, काफ़ी लोग आप में से आप लोग शिक्षक बनने जा रहे होंगे, तो शिक्षकों के लिए ये बोला गया कि मिनिमम हफ्ते में आपको 45 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना होगा। उसके अंदर आपका पाठ योजना का टाइम भी जुड़ा हुआ था, सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई थी। आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो टोटल 45 घंटे होने चाहिए। वहीं प्राथमिक के लिए प्रति वर्ष के लिए 800 घंटे मनोनीत किए गए जो भी है, और माध्यमिक वर्ग के लिए 1000 घंटे हमें यहाँ पर दिए गए कि मिनिमम इतनी पढ़ाई सालाना हर एक वर्ग में होनी चाहिए। चाहे वो प्राथमिक हो उसमें 800 घंटे सालाना, और अगर माध्यमिक हो तो 1000 घंटे सालाना पढ़ाई के तौर पर ये होने ही चाहिए हर हाल में। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या था। आगे अगर मैं बात करूं अध्यापक और छात्रों का, तो उसमें रेशियो भी साफ तौर पर बताया गया कि यदि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में मान लो 30 छात्र हैं तो उसमें 1 अध्यापक होना चाहिए। अगर वहीं 60 छात्र हैं तो 2 अध्यापक, अगर वहीं 120 छात्र हैं तो 30 का रेशियो 1:30 का रेशियो रखा गया, और वहीं माध्यमिक वर्ग में 1:35 का यानी कि 1:35 का रेशियो रखा गया। यानी कि अगर किसी माध्यमिक विद्यालय में 140 बच्चे हैं तो उसमें टोटल 4 शिक्षक होने चाहिए। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, एक आखिरी पॉइंट इसका और देख लेते हैं, वो ये है कि हमारा जो शिक्षा का दर है, मान लीजिए सभी बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचे। अब मान लीजिए हमने किसी एक गांव में स्कूल बना दिया और 20 गांव से जोड़ दिए, तो क्या वो 20 गांव के इतने छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, इवन पढ़ने के लिए वो लोग दूसरे पर आश्रित हैं, खाने के लिए दूसरे पर आश्रित हैं, तो उन बच्चों के लिए आप कैसे संसाधन को जुटा सकते हैं? तो ये बोला गया सरकार की तरफ से कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, यानी कि प्राथमिक जो लेवल के बच्चे हैं, 6 से जो आप जोड़ लीजिए 6 से लेकर लगभग 11 साल तक के बच्चे, वो सभी की सभी 1 किलोमीटर के अंदर ही उन्हें शिक्षा दी जाए। यानी कि एक बच्चा उसके जहाँ भी रहता है उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ माध्यमिक वर्ग की, तो यही कारण है कि माध्यमिक वर्ग का 3 किलोमीटर के अंडर में। इवन कई सारे जो बीटीसी और बीएड कर रहे होंगे वो पढ़ाने के लिए भी जाते होंगे, तो वो लोग ये चीज़ देखते होंगे कि इवन बेशक किसी न किसी स्कूल में 40 ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है जैसे मतलब मान लीजिए एक गांव उधर है और 1.5 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है। अब इस गांव में 40 बच्चे हैं और उस गांव में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा। उन लोगों ने इतना तक देखा होगा कि अगर कम बच्चे भी हैं तो भी वो स्कूल चल रहे हैं, तो भी सरकार उनका खर्चा उठा रही है। वो किसकी वजह से? वो आरटीई 2009 की वजह से, जिसमें ये साफ तौर पर बोला गया है कि
जो है आपका जो पूरी की पूरी शिक्षा है बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर की और जो माध्यमिक स्तर की, वो इस 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही मिलनी चाहिए। तो आई होप ये पूरा की पूरा शिक्षा का अधिकार जो RTE है वो आप सभी लोगों को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।